आज गुजरात के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी चक्रवात प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। अहमदाबाद में करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी सरकार में मंत्री विजय कश्यप का कोरोना से निधन। गुड़गांव के मेदांता में ली अंतिम सांस। सीएम योगी ने जताया अफसोस। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठी को किया गिरफ्तार। इजरायल ने गाजा में मचाई तबाही। एयर स्ट्राइक में अब तक 213 लोगों की मौत। फिलिस्तीन की इकलौती कोविड लैब भी तबाह। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। जम्मू संभाग के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम किया है। बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ लिया है जो बेंगलाड इंटरनेशनल सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के जवानों को सांबा सेक्टर की इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी नागरिक की संदिग्ध गतिविधि का पता चला और जवानों ने देखा कि वो बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने उसे वहीं रुक जाने की चेतावनी जारी की, लेकिन वो नहीं रुका, जिसकी वजह से उस पर गोली चलाई गई। इसके बाद घुसपैठियों को गंभीर चोटें आई हैं। उसको जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के मुताबिक घायल घुसपैठी की पहचान लाहौर में रहने वाले 27 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है। घायल घुसपैठी को प्राथमिक इलाज के लिए विजयपुर अस्पताल लाया गया है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे जीएमसी जम्मू में रेफर किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सिंगापुर के हालात पर केंद्र सरकार की नजर है और सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वहां कोरोना का काफी खतरनाक रूप सामने आया है। इसके चलते सिंगापुर जाने वाली तमाम उड़ानों को रद्द किया जाए। पुरी ने ट्विटर पर कहा, केजरीवाल जी, सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2020 से ही बंद है। सिंगापुर के साथ हमारा एयर बबल समझौता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत दोनों देशों के बीच कुछ उड़ानें जारी हैं ताकि वहां फंसे भारतीयों को वापस लाया जा सके। पुरी ने कहा कि हम स्थिति पर अब भी नजर बनाए हुए हैं, तमाम एहतियात बरती जा रही हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण भारत ने 23 मार्च 2020 से सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक लगाई हुई है। बहरहाल मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन हो रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि बच्चों में कोरोना का संक्रमण भी वयस्कों की तरह ही रहता है। करीब 20 से 22% तक बच्चों में संक्रमण का खतरा है, जिसे आईसीएमआर भी एक अध्ययन में पुष्टि कर चुका है। यानी 100 में से 20 बच्चों का संक्रमण का खतरा हो सकता है। हालांकि डॉक्टर पॉल ने कहा कि बच्चों को बचाने के वही तरीके हैं जिसका इस्तेमाल बाकी कोरोना मरीजों के लिए किया जा रहा है। पैनिक होने की जगह अगर लोग अपना और पूरे परिवार का नियमों के मुताबिक ख्याल रखेंगे तो इससे आसानी से बचा जा सकेगा। हालांकि डॉक्टर पॉल ने तीसरी लहर में बच्चों के खतरे पर कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि ऐसी लहर आएगी नहीं, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगापुर से कोई स्ट्रेन आया है या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर से आए किसी स्ट्रेन का हवाला देते हुए बच्चों का खास ख्याल रखने की अपील की थी। हालांकि उन्होंने सिंगापुर से आए किसी स्ट्रेन का नाम उजागर नहीं किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। मीरा भट्टाचार्य को इलाज के लिए वुडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य का इलाज उनके घर पर ही किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य को सांस लेने की दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उनका ऑक्सीजन
सैचुरेशन लेवल 84 हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वहीं पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य को ऑक्सीजन सपोर्ट पर होम आइसोलेशन में रखा गया है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। चेन्नई महानगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए यहां सख्त कदम उठाए थे। बावजूद इसके यहां अच्छे परिणाम नहीं निकले और कोरोना धीरे धीरे फैलता चला गया। इसको लेकर चेन्नई महानगर निगम ने और सख्ती दिखाना शुरू किया है। कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले उन लोगों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है जो घर पर आइसोलेट रहने संबंधी नियमों को तोड़ रहे हैं। कोविड-19 के हल्के और पूर्व में देखे गए लक्षणों वाले मामलों में लोगों को घर में रहना चाहिए। महानगर निगम की ओर से जारी एक आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना मरीज और उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोरोना नियमों का पहली बार उल्लंघन करता है तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उसे कोविड-19 देखभाल केंद्र में भेज दिया जाएगा। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग के पोल ने मंगलवार को बताया कि घाटी में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत टीकों की 1 करोड़ 2 लाख खुराक का ऑर्डर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन मिलने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि हमारे साथ ही अन्य राज्यों ने भी वैक्सीन की मांग की है। पोल ने कहा कि घाटी में अभी तक टीकाकरण अच्छी गति से चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जारी अभियान के दौरान वैक्सीनेशन की दैनिक खुराक 50,000 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 45 से ऊपर के आयु वर्ग का टीकाकरण जोरों पर चल रहा है और जम्मू और कश्मीर में यह दर 33% राष्ट्रीय दर के मुकाबले 61% है, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतिशत के आकार से लगभग दोगुनी है। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप का निधन हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित थे। तबीयत बिगड़ने के बाद से वो गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज के दौरान उनका यहां निधन हो गया। विजय कश्यप यूपी के मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा से विधायक थे। आपको बता दें कि विजय कश्यप योगी सरकार में बाढ़ और नियंत्रण राज्य मंत्री थे। वो 29 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद से अस्पताल में एडमिट थे। उनकी मौत की खबर से उनके प्रशंसकों और करीबियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। विजय कश्यप के निधन पर शोक जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भाजपा नेता और यूपी सरकार में मंत्री विजय कश्यप के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वे जमीन से जुड़े हुए नेता थे और हमेशा जनहित के कार्यों में समर्पित रहते थे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय कुमार कश्यप एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे। प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने
सदैव अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। कश्यप के निधन से जनता ने अपना एक सच्चा हितैषी खो दिया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के पीड़ितों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही इन बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। वहीं जिनके घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स कोरोना के चलते नहीं रहा, उन्हें भी पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और दिल्ली में जिन्हें जरूरत है लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है, तो भी उन लोगों को राशन मिलेगा। हर जरूरतमंद को महीने में 10 किलो राशन दिए जाने की उन्होंने घोषणा की। तौकते तूफान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज बारिश की आशंका जताई है। सिर्फ पूर्वी ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में भी तेज बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है। तो यूपी में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। जिस तरह से तटीय इलाकों में तौकते तूफान ने तांडव मचाया है, जिस तरह से उन्होंने कहर बरपाया है, उसके बाद से खासतौर पर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मौसम विभाग ने अलग अलग तरीके से अलर्ट जारी किए हैं और राज्य सरकारों को सावधान रहने की अपील की है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते कोरोना के चलते प्रशासन लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। ऐसे में रुड़की नगर निगम में सभी पार्षदों का वैक्सीनेशन किया गया। डॉक्टर रामकेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के पार्षदों द्वारा इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें 48 पार्षदों में से 10 पार्षदों का वैक्सीनेशन हुआ है और कुछ लोगों को पहले से वैक्सीनेशन के अभियान में शामिल किया जा चुका है। आगे 13 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोशिश की जा रही है। उन तमाम को कोविड वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। लोगों का आज वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है, जिन्होंने कल यहाँ पर अपना स्लॉट बुक कराया था और बाकी का आज स्लॉट बुक हो रहा है, तो फिर उनको कल लग जाएगा। तो अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन देखिए, जिनके 45 से ज़्यादा एज थी वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके थे। तो अब हमारे पास मात्र 12 या 13 लोग बचे हुए हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। वो संभवतः हम कल करवा लेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, नगर निगम के पार्षदों द्वारा जो है कल इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इन लोगों ने खुद किया था। इसके बाद इन लोगों को आज अपॉइंटमेंट मिला हुआ था कि नगर निगम में वैक्सीनेशन कराया जाना है, जिसके व्याप में 48 पार्षदों में से आज 10 को लग गया है और कुछ लोगों को पहले से लगा चुका है। लेकिन रिमेनिंग जो 13 हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन लोग की रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उन सभी को जो कोविड का वैक्सीनेशन किया जाएगा और जो भी रिमेनिंग किसी भी कारणवश छूटते। कोरोना महामारी के साथ ब्लैक फंगस ने भी सरकार और प्रशासन की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। वहीं हरियाणा में ब्लैक फंगस के मामले आने पर गृह मंत्री अनिल विज चौकन्ने हो गए हैं और उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। मंत्री विज ने प्रदेश के तमाम जिला चिकित्सा अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अगर उनके पास कोई भी ब्लैक फंगस का मरीज उपचार के लिए आता है तो उसे तुरंत सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के 115 मामले सामने आए हैं। हरियाणा सरकार के पास ब्लैक फंगस की इलाज को लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मौजूद हैं। तो हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये घोषणा की गई है, ये अपील भी एक तरह से की गई है कि जो भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनका इलाज सरकार के देखरेख में किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए तमाम इंतजाम कर भी दिए हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मौजूद हैं, इसलिए पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से लड़ाई जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। अब बिलासपुर में एक और कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। 34 बेड वाले इस सेंटर में 15 ऑक्सीजन सपोर्टिंग बेड हैं। वहीं नारायणपुर में 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए लोक सेवा केंद्रों पर फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक में स्थानीय लोगों को सुविधा और उपचार मुहैया कराने के लिए कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई है। इस प्राइमरी कोविड केयर सेंटर को पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक हॉस्टल में तैयार किया गया है। इसमें 15 ऑक्सीजन बेड और 19 आइसोलेटेड बेड हैं। इस सेंटर को बनाने में औद्योगिक, व्यापारिक संगठन और जनप्रतिनिधियों ने सहयोग दिया है। सुविधाओं का निरीक्षण कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात संजय शुक्ला ने सोमवार देर रात 12 बजे गोमती नगर स्थित अपने फ्लैट में खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि 6 मई को उनके फ्लैट में करीब 25 लाख के जेवर और नकदी की चोरी हुई थी। 17/5/21 को समय करीब 11 बजे से संजय शुक्ला जी की मृत्यु हो गई। वो सरियो अपार्टमेंट में रहते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब रात्रि 10 बजे वो अपने घर पे गए। घर पे उनकी पत्नी थी और उनका एक ड्राइवर और उनका लड़का मौजूद था। करीब 11 बजे उनकी पत्नी वॉशरूम में गई और अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। जब वो बाहर निकल के उन्होंने देखा तो संजय मृत पड़े हुए थे और उनको गोली लगी हुई थी। उनकी एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, वो भी पास में ही पड़ी हुई थी। अपार्टमेंट के लोगों द्वारा उनको लोहिया ले जाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों ने उन्हें लोहिया में मृत घोषित किया। घटना के क्या कारण है इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है, इसकी जांच की जा रही है। यूपी में जालौन के पत्रकार पुलिस की दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको लेकर जालौन के पत्रकारों में काफी रोष भी है। सोमवार को उपजा के जिला अध्यक्ष अरविंद द्विवेदी के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने उरई की कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को ज्ञापन देकर पत्रकारों का शोषण रोकने की मांग भी की। आज जो ज्ञापन दिया गया, हम पत्रकारों के विरुद्ध जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, इसके पहले भी एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कालपी में कुछ पत्रकारों के विरुद्ध जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये रिपोर्ट झूठी है और जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें जो दर्ज कराने वाले उन पर कार्रवाई की है। आज 3 महीने हो गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं गई है। रिपोर्ट दर्ज है और जो है उस पर जो जांच अधिकारी है वो हमेशा जो मामले को निरस्त न करके उस पर एकदम कार्रवाई करने के मूड में एक क्रम चल ही रहा था। इसके बाद में जो है एक उरई में युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में हम सभी पत्रकार साथियों ने उसको कवरेज किया। कवरेज करने का ये हुआ कि दूसरे दिन उस आप क्या मांगे रही? देखिए, परसों जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का दोबारा रिमाइंडर एक था, उनसे पूछना भी था कि जो हमने ज्ञापन दिया उसके क्या प्रोग्रेस हुई है। वार्ता हुई क्योंकि डीएम साहब ने एक भरोसा दिया था कि हम कप्तान साहब से इस संबंध में बात करेंगे। पुनः उनको अवगत कराया गया कि अगर जो ज्ञापन में हम लोगों ने मांगे रखी थी अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो हमने चूँकि पुलिस के प्रेस वार्ता और गुडवर्क को छापने का हम लोगों ने बहिष्कार कल ही से शुरू कर दिया था, वो पूरे जिले में जारी रहेगा। और अगर मांग पूरी नहीं होती है, दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग उस आंदोलन। उत्तराखंड में सरकार सभी राशन कार्ड धारकों से राशन कार्ड को ऑनलाइन करवाने की अपील कर चुकी है, जिसके लिए सरकार ने अभियान चलाकर राशन कार्ड को ऑनलाइन किया। वहीं लोगों द्वारा राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं कराने से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। राशन नहीं मिलने के चलते बाजपुर के खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में दर्जनों लोग राशन कार्ड ऑनलाइन करवाने के लिए पहुंचे, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी के बिष्ट ने जनता की समस्याओं को सुना और उनका तत्काल रूप से समाधान करना शुरू किया। साथ ही राशन कार्ड्स को ऑनलाइन करने का काम भी शुरू किया। यहाँ पर आपको इस संबंध में अवगत करना है कि जो भीड़ अभी इस वर्तमान में चल रही है, कुछ लोगों के कार्ड ऑनलाइन होने से रह गए थे क्योंकि जनपद में कार्डों की कैपिंग नहीं है। जितने कार्ड जनपद में बनने थे वो सब बन गए हैं। उसके स्थान पर कुछ लोग जो पुराने लोग थे जिनके कार्ड हैं, इन लोगों के ऑनलाइन नहीं हो पाए थे।
तो इसके लिए हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने जिन्होंने अपने कार्ड नवीनीकरण नहीं कराए हैं और ऑनलाइन चढ़े हुए हैं, तो यू स्टेटस में है वो, तो उनको हम काट रहे हैं कार्डों को। उनके स्थान पर जो पात्र पब्लिक है जो आ रही है, आप देख रहे हैं कार्यालय में, इन लोगों को हम उसकी सुविधा दे रहे हैं और हफ्ते भर के अंदर इन सब के कार्ड ऑनलाइन हम कर देंगे। ये सब एक पेपर में नोट करके इनके सब नाम वो कर रहे हैं और डेली का डेली इनको वेरीफाई कर रहे हैं। जो यू स्टेटस के कार्ड है उनको हम काट रहे हैं एक तरफ से, करीबन 1000 कार्ड करीबन उसमें है और पब्लिक के हमारे पास 500-700 कार्ड आ रहे हैं। तो इस हफ्ते में सब निपट जाएगा और इनको आने वाले समय में जब भी राशन आएगा सरकार से इनको चालू हो जाएगा राशन मिलना, दिक्कत नहीं है। इनके कुछ पहले दिक्कत रही होगी, इन लोगों ने अपने कागज़ पूरे नहीं दिए होंगे, इस वजह से कट गए, आधार नहीं थे। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में इनका हम सबका कर रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर लगभग इनका सब। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर्स और लगातार ऑफिस जा रहे जर्नलिस्ट को ना तो फ्रंटलाइन वर्कर्स माना गया और ना ही उनको वैक्सीन में प्राथमिकता मिली। परिणाम ये हुआ कि कई नामी ग्रामी पत्रकारों समेत अलग अलग राज्यों में 300 से ज्यादा मीडियाकर्मी कोरोना की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। इस त्रासदी ही की वजह से अप्रैल के महीने में हर रोज औसतन 3 पत्रकारों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। मई में ये औसत बढ़कर हर रोज 4 की हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में देश ने कई वरिष्ठ पत्रकारों को खो दिया। जिले, कस्बे, गांव में काम कर रहे तमाम पत्रकार भी इस जानलेवा वायरस के सामने हार गए। दिल्ली में बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 से अब तक कोरोना संक्रमण से लगभग 300 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप यादव को कोविड टीकाकरण के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के विपरीत वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की जांच के आदेश दिए गए हैं। यादव ने शनिवार को टीके की पहली डोज लेने के बाद अपनी टीका लगवाते हुए एक फोटो शेयर की और ट्वीट कर सभी से टीका लगवाने की अपील भी की। बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप उस फोटो में अस्पताल की बजाय एक लॉन में टीका लगवाते हुए नजर आए। इसे टीकाकरण संबंधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया। जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार को मामले की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए। जानकारी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि कुलदीप को गोविंद नगर स्थित जागेश्वर अस्पताल में टीका लगाया जाना था, लेकिन उन्हें कानपुर नगर निगम के गेस्ट हाउस के लॉन में टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि कुलदीप का वो ट्वीट देखने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को अस्पताल जाकर टीका लगवाना पड़ा। ऐसे में कुलदीप के लिए प्रोटोकॉल क्यों तोड़े गए? तो क्रिकेटर कुलदीप यादव की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है। जिस तरह से उन्होंने लॉन में वैक्सीन लगवाई, कोरोना वैक्सीन लगवाई, लोगों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। लोगों ने कहा कि जब सीएम और पीएम सरीखे लोग अस्पतालों में वैक्सीनेशन का लाभ ले रहे हैं तो ऐसे में किसी भी शख्स को ये शोभा नहीं देता कि वो खुद को वीआईपी समझकर ऐसी जगह पर वैक्सीन लगवाए जिससे कि आम लोगों को ऐतराज हो। नेपाल के पोखरा में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार करीब 5:42 पर ये झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र लामजंग जिले के भूलभुले में स्थित था। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेपाल में आए भूकंप के झटके सीमा से सटे बिहार में भी महसूस किए गए। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। इससे पहले 28 अप्रैल को काठमांडू घाटी में रिएक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता वाला भूकंप देखा गया। इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हमास की ओर से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, जवाब में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की जा रही है। ये सब फलस्तीन के दूसरे हिस्से यानी गाजा में हो रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में गाजा स्थित इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब भी तबाह हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि इस्लामिक समूह हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इजराइल की ओर से रिहायशी इलाकों में की गई बमबारी में अब तक 213 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 बच्चे भी शामिल हैं।
इसके अलावा 1400 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं, जिनकी हालत गंभीर और नाजुक बताई गई है। जख्मी हालत में उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे इस हिंसा को मानवीय आपदा का नाम दिया है। यूएन का कहना है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक की वजह से अब तक 40,000 फलस्तीनियों को इधर से उधर जाना पड़ा है और तकरीबन 2500 फलस्तीनियों को अपना घर खोना पड़ा है। हालांकि इस हिंसा का नुकसान सिर्फ फलस्तीन को ही नहीं हुआ, इजराइल की ओर से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं फ़लस्तीन और इजराइल के लोगों की। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यरूशलेम में और ख़ास तौर पर गाज़ा पट्टी में जिस तरह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है और फ़लस्तीन के हमास संगठन की तरफ से भी रॉकेट दागे जा रहे हैं, उससे दुनिया की सांसें एक बार फिर से थम गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। तूफान को लेकर ये बड़ी खबर है। तटीय इलाकों में लगातार तूफान तोकते का तांडव जारी है। तोकते के बाद एक और कहर की खबर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। दरअसल धनबाद और पड़ोसी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही तोकते से महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों में भारी नुकसान होने की खबर भी सामने आई है। हवाओं से गिरे पेड़ों को सड़क से हटाने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवात यास टकराया जाएगा, ऐसी उम्मीद भी और ऐसे कयास भी मौसम विभाग की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तोकते के बाद एक और तूफान का अंदेशा, चक्रवात यास के आने की संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने ये बड़ी चेतावनी जारी की है तटीय इलाकों में कि जिस तरह से तोकते ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में तांडव मचाया है, भारी नुकसान पहुंचाया है, अब एक नया चक्रवात यास के आने की खबर सामने आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।